सो हे गाइस, कैसे आप सब। तो आज हम करने वाले पूरी की पूरी पॉलिटिक्स के जो हमारे 4 लेसन्स है वो सारे के सारे लेसन्स एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो बी विथ मी टू कवर द चैप्टर। तो चलो चलते, तो पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे। तो फर्स्ट लेसन है और पूरा का पूरा डिटेल में करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो बी विथ मी। तो फर्स्ट लेसन है पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट लेसन कौन सा है हमारा? पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है, सारा कुछ हम लाइन टू लाइन देखेंगे और फास्ट जितना हो सके उतना हम चैप्टर करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज एन रिविजन सीरीज। तो चलते चलते विद द केस स्टडीज। तो केस स्टडीज किस किस दोनों कंट्री की दी गई है, एक है बेल्जियम, दूसरी है श्रीलंका। तो इन दोनों कंट्रीज की यहाँ पे केस स्टडी दी हुई है जो कि आपको अभी पढ़नी है, अब हम देखेंगे। तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो जो बेल्जियम कंट्री है वो कितनी है? वो एक यूरोप में एक कंट्री है जो कि हरियाणा से भी छोटी। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, नेदरलैंड। तो किस किस कंट्री के साथ उसकी बॉर्डर है? तो ये बॉर्डर शेयर करती है अपने फ्रांस, नेदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग के साथ। उसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका मतलब हम 1 करोड़ कह सकते हैं। इसके बाद अबाउट द हाफ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हरियाणा की पॉपुलेशन है उसने आधी है। तो हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है? हरियाणा है पॉपुलेशन ऑफ 2 करोड़। हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है और बेल्जियम की 1 करोड़ पॉपुलेशन है। इसके बाद आगे देखेंगे, द इथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो इथनिक कॉम्पोजिशन है, यानी कि जो सोशल डिवीजन के बेसिस पे कॉम्पोजिशन होती है, वो बहुत ही इतनी छोटी कंट्री है पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन है। तो कैसी है? ऑफ द कंट्रीज, यानी कि जो पूरी कंट्री है टोटल की पॉपुलेशन, उसमें 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में लेते हैं और वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। तो 59% यूज इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक द डच लैंग्वेज। एंड जो 40% है वो रहते हैं वालोनिया रीजन में और वो बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। तो वालोनिया रीजन में रहने वाले फ्रेंच बोलते हैं और फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद और जो 1% रहता है, या जो 1% है, जो कि 59% डच है, 40% फ्रेंच है और जो 1% है वो जो बेल्जियंस है, यानी कि जो जर्मन बोलते हैं वो जर्मन से, और जनरली वो बेल्जियंस कहते हैं उन्हें। और पर कैपिटल सिटी जो कि ब्रुसेल्स, जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, उसमें उल्टा है। 80% जो है वो फ्रेंच है और 20% डच है। तो आप देख सकते हैं जो पूरी कंट्री है उस कंट्री में किसकी ज़्यादा, यानी कि जो कंट्री है उस कंट्री में जो अगर कंट्री की पॉपुलेशन देखें तो वहाँ पे जो डच है वो मेजॉरिटी में है, पर जो सिटी कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है वहाँ फ्रेंच मेजॉरिटी में। उनका परसेंटेज भी आपको याद रखेगा। आपको अगर क्वेश्चन में आप परसेंटेज या ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे, यानी कि जो अगर आप परसेंटेज यानी ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकते हैं। आगे बढ़ते थे। मेजॉरिटी द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी थी वो रिच एंड पावरफुल क्यों थी? क्योंकि वो कैपिटल सिटी में रहते तो वो ज़्यादा डेवलप्ड हो गई, सारी चीज़ें उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो डच थे उन्हें ज़्यादा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो सारी चीज़ें वो बहुत ही देर तक मिलती। दिस लीड टू द टेंशन बिटवीन डच एंड Dutch speaking and the French speaking communities during the 1950s to 1960s। जो 1915 और 1916 का जो पीरियड था उसमें जो किन किन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गया, तो बढ़ गया डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग। क्योंकि जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको एजुकेशन और जो सोशल या जो इकोनॉमिक जो सारी चीज़ें थी वो बहुत ही देर मिली थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉज मोर एक्विटी इन ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में इससे बहुत ही ज़्यादा हुआ था। द ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। तो अभी मैंने जो बताया था कि डच स्पीकिंग जो थे वो कंट्री में मेजॉरिटी में थे पर कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में थे, ये आपको पता है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री श्रीलंका। तो ये जो सारी सिचुएशन हमने देखी, लेट अस कंपेयर दिस विद द श्रीलंका, जो कि एक आइलैंड नेशन है। वो कितना है? थोड़ा सा हमारे जो तमिलनाडु स्टेट है उस तमिलनाडु स्टेट से थोड़ा ही, यानी फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इट। और उसकी पॉपुलेशन है अबाउट 2 करोड़, यानी कि हरियाणा की जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही श्रीलंका की पॉपुलेशन है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन है, इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। तो इसमें सिनला स्पीकर है 74%, तमिल स्पीकर है 18%,
और तमिल स्पीकर में भी 2 सब डिवीजन्स है। तो तमिल स्पीकर में क्या क्या 2 सब डिवीजन्स है, जो उसमें है श्रीलंकन तमिल जो 13% है, और उसके बाद है इंडियन तमिल जो कि बाकी के जो 18% में का 13% निकाला कितना होता है 5% है इंडियन तमिल्स। क्या 5% इंडियन तमिल, 13% श्रीलंकन तमिल, तो टोटल हो गया 18% का, और जो 74% सिन्हालाज है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बाद 7% है क्रिश्चियंस जो कि दोनों भी तमिल और सिन्हाला दोनों भी लैंग्वेज बोलते हैं। और इसमें देखेंगे कि इंडियन तमिल्स कौन होते हैं। तो इंडियन तमिल्स वो होते हैं जिनके फोर फादर्स हैं कि जो उनके पूर्वज थे वो इंडिया से आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब ब्रिटिश का शासन आया था तो उस वक्त जो इंडिया से माइग्रेट हुए थे श्रीलंका में एज अ प्लांटेशन वर्कर्स, दो जिसके फोर फादर्स यानी जो पूर्वज हुए थे उन्हें कहा जाता है इंडियन तमिल्स, और जो नेटिव श्रीलंका के हैं उन्हें श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं, जो जिस मैप में आपको बेल्जियम का सारा, दिस इज कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, लेट मी चेंज। तो ये है कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स है, और ये ऊपर का जो दिया गया है इट इज़ फ्लेमिश रीजन, यानी कि यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग हैं, यहाँ पे डच स्पीकिंग, और नीचे जो है वो है फ्रेंच स्पीकिंग। तो आप सारा कुछ देख सकते हैं। और जो यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है दिस इज जर्मन स्पीकिंग, या जो बेल्जियंस है ये यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपको मैप का भी मैंने कर दिया। आगे देखेंगे, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक बेल्जियम इन द, तो क्या होगा जब डच कम्युनिटी, अगर डच कम्युनिटी ने इसका एडवांटेज लिया कि वो मेजोरिटी में है और उन्होंने जो बेल्जियंस में थे, इसमें तो कन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में पढ़नी है। तो पहले हम देखेंगे कि श्रीलंका में क्या हुआ, जो उनकी कॉम्पिटिशन थी उसमें क्या होता। उन्होंने लाया मेजोटेरियनिज्म। तो मेजोटेरियनिज्म का कंसेप्ट लाया था इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में मेजोटेरियनिज्म का कंसेप्ट आया था। तो श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मेजोरिटी थी जो सिन्हाला 74% लोग थे, उन्होंने अपनी मेजोरिटी को देखते हुए उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को इंडिपेंडेंट स्टेट लाते हुए उन्होंने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई जो कि मेजोरिटी की यहाँ पे बेसिक पे थी। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट द सीरीज ऑफ मेजोटेरियन मेजर्स एंड इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेंसी। तो जो सिन्हाला थी उनकी सुप्रीमेंसी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गई, यानी कि उनकी सारी जो कहते हैं एक पार्टी सिस्टम होती है या जो अपने फ़ायदे के लिए जो सारी चीज़ें की जाती है, ऐसे एक सिस्टम वहाँ पे लागू हो गई। फिर क्या हुआ, इन 1956, डेट याद रखिएगा, इन 1956 एक एक्ट पास किया। किस कम्युनिटी ने, जो सिन्हाला अब दो पावर में आ गई थी, उन्होंने क्या किया, एक एक्ट पास किया जिससे उसमें क्या किया, जिसने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और तमिल को डिग्रेड कर दिया। ये एक एक्ट पास किया इन 1956। फिर क्या, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिल रही थी। क्या हुआ, तमिल लोगों को गवर्नमेंट जॉब सारी कुछ भी चीज़ें नहीं थी। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो क्या करता था, वो ऐसा बता रहा था कि हमें बुद्धिज्म को फॉलो करना है और उसे ही प्रोटेक्ट करना है। तमिल्स को अभी इनका तो ऐसा था कि यानी कि तमिल को ख़त्म ही करना है। All these government measures coming one after one gradually increase and feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो क्या हुआ, इसकी वजह से आप मुझे कुछ नहीं देंगे तो मुझे तो गुस्सा ही आएगा। तो उसमें ही क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स जो थे उनके अंदर गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जो अभी आप पढ़ेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, तो इसी की वजह से द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल। तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिल रहे थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता, उनको जॉब भी नहीं मिल रही थी। किसको नहीं मिल रही थी, दिस वेयर बॉल तमिल्स। तमिल को रिग्रेट किया गया था बाय द सिन्हाला। तो सिन्हाला ने तमिल्स को रिग्रेट कर दिया गया था। अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देम इन टेस्ट। तो इसी की वजह से क्या हुआ, द रिलेशन, तो जो रिलेशन था सिन्हाला और तमिल के बीच का, तो रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उसी की वजह से उनका जो आप कहते हैं ना, उनके बीच का जो संबंध था वो खराब हो गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी पार्टीज बनाई और बहुत सारे मूवमेंट्स करे, जो पार्टी लॉन्च की, स्ट्रगल्स किए। क्यों, क्योंकि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना था। और इसी की वजह से इसके बाद क्या हुआ, तो
बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी एंड द प्रोविंसेस पॉपुलर तमिल रिपीटेडली डिनाइड। तो जो वो डिमांड करते थे वो बहुत सारी, यानी कि उसे हर बार निगलेक्ट किया जाता, उसे हर बार ठुकराया जाता था, ऐसा आप कह सकते हैं। पर एक बार 1980 सेंचुरी में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसने वो डिमांड करती, क्या डिमांड की थी उसने डिमांड की थी कि एक नया इलम यानी तमिल इलम जिसे, यानी कि हमें एक स्वतंत्र स्टेट दे, ऐसा उन्होंने डिमांड की थी। कहाँ देना था वो स्टेट देना था इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। क्या? तमिल इलम इसे ही स्टेट कहा जाता है। इसी की वजह से क्या हुआ, इट सून टर्न इनटू सिविल वॉर, यानी कि जो उनके बीच में का जो कॉन्फ्लिक्ट था उन दोनों के, वो जल्दी ही सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। जिसकी वजह, अगर सिविल वॉर तो होगा तो एक को ही नुकसान नहीं होगा, दोनों को ही नुकसान होगा, ऑफकोर्स सी बात है। इसी की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैज बीन किल्ड, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव कंट्री एंड रिफ्यूज मैनी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही होती थी। वॉर की वजह से क्या होता है, तो बहुत सारी सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्रीज की वजह से बहुत ही एंड हो गया। और जो ये फाइनल था, इट वॉज फाइनली एंडेड इन 2009। तो 2009 में ये फाइनली एंड हो गया। पर बेल्जियम ने इसके कुछ विपरीत किया था, जो श्रीलंका ने किया था उसके विपरीत बेल्जियम में कुछ किया गया। तो क्या किया गया बेल्जियम ने, तो बेल्जियम का भी देखेंगे तो बेल्जियम लीडर्स टूक अ डिफरेंट पाथ, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल differences and cultural diversities between 1970s and 1993. They amended their constitution 4 times। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे 4 टाइम अमेंड किया, यानी कि उसे 4 टाइम ठीक किया। तो क्यों किया 4 टाइम्स, तो उनके जो की फीचर्स है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट है उनका की फीचर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फॉर ईच लैंग्वेजिस्टिक। तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो दो कम्युनिटी थी उनके इक्वल मेंबर्स होकर रिप्रेजेंटेटिव या सेंट्रल लेवल में मेनी पावर्स ऑफ द, और इसके बाद क्या किया सेकंड था, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वेर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड टू रीजन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट थी या जो रीजनल गवर्नमेंट थी उसको बहुत सारे पावर दिए गए थे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर थे वो निकाल के कुछ स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए थे। और उसका था ब्रुसेल्स जो था, जो कि कैपिटल थी, सिटी थी, उसका एक खुद का सेपरेट गवर्नमेंट था जिसमें फ्रेंच और डच स्पीकिंग लोगों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव। तो उन्होंने, तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो सेंट्रल था या जो सेंट्रल थी उस सेंट्रल में अडॉप्ट किया था उन्होंने कि दोनों कम्युनिटीज़ के इक्वल हो गए। तो इसी की वजह से ब्रुसेल्स में भी ऐसा अडॉप्ट किया गया। तो 3 की फीचर से 4th भी है इसी की। और इसके बाद ही एक नया टायर था, नई काइंड ऑफ गवर्नमेंट या नया लेवल बनाया गया था जिसे कहा जाता है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था, इट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जो कि डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग लोग थे वो उसे इलेक्ट करते थे। और वो किस लिए बनाई गई थी, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो क्या क्या इसके इश्यूज अंडर आते थे, इसके अंडर आते थे कल्चरल इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये सारी जो चीज़ें थे वो आती थी। तो ये कुछ पढ़ने का आपको इतना ज़रूरत नहीं है, आगे देखेंगे। वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। तो इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे, इसमें क्या क्या मेन आता है। तो इसमें मेन आता है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है। तो पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है देखेंगे। तो 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन गिवन फेवर इन द पावर शेयरिंग। तो 2 रीज़न है जिसकी वजह से हमें पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल या अच्छी लगती है। तो फर्स्ट रीज़न क्या है, यहाँ पे दिया गया है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप। तो सोशल ग्रुप जो होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि श्रीलंका में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ था। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। इसके बाद जो सेकंड है, तो सेकंड है जो आपको याद रखना है। तो सेकंड क्या है, द जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग इज एन वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या है, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। और आपको तो यहाँ पे दिया गया है पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस पॉइंट में आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अगर क्वेश्चन आया तो आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है। फर्स्ट क्या लिखना है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट्स हेल्प टू रिड्यूस पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप। और सेकंड क्या लिखना है, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। और आगे जो आप अगर पॉइंट आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा या छोड़ दीजिए, या आप एग्जांपल भी देख सकते हैं बेल्जियम या श्रीलंका था। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो पावर किस किस फॉर्म में शेयर की जाती है ये हम देखेंगे। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ जा रहे हैं, बिल्कुल हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही जा रहे हैं। तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि होता है हॉरिजेंटल, जिसमें आते हैं
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। वर्टिकल में क्या क्या आते हैं, तो वर्टिकल में आते हैं वर्टिकल में मैं आपको बताता हूँ, वर्टिकल में आते हैं यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो ये सारे अगले वीडियो में हम, या जो अगला चैप्टर है उसमें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो पावर किस किस में शेयर होती है, तो फर्स्ट होगा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो लेवल्स कौन कौन से हैं जो अभी मैंने आपको बताया, कौन कौन से लेवल है, सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल और या रीजनल लेवल। और थर्ड जो लेवल जो बाद में लाया गया जिसको ही कहा जाता है, कौन सा है थर्ड लेवल, जो कि है लोकल लेवल, या ये जो आप कह सकते हैं ये जो पंचायत राज, ये सारी जो चीज़ें होती है। इसके बाद पावर में भी शेयर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं उनमें भी पावर शेयर हो सकती है, सच एज द रीजनल। जैसे कि आपको एक एग्जांपल, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में, जैसे कि एक सोशल ग्रुप में, या जो लैंग्वेज रिलेटेड इशूज, ये सारी चीज़ें थी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंडर आती थी इन द बेल्जियम। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है पावर में भी शेयर अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स या मूवमेंट। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट को प्रेशर देते हैं कि हमारी चीज़ें एक्सेप्ट करो, उसे कहा जाता है प्रेशर ग्रुप्स। और पॉलिटिकल पार्टीज, ये हमारा एक चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड मूवमेंट्स, इनको भी एक पावर शेयरिंग, इनको भी पावर कुछ दी जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म थे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसी की वजह से, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।